अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है बाल मनोविज्ञान की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें लगभग समापन की ओर है। आज की टॉपिक है शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन। ठीक है, और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे वो सीटेट के छात्र हों, चाहे टेट या सुपर टेट या किसी भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी राज्य का, या डीएलएड कर रहे छात्र छात्रा हों, सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाल मनोविज्ञान जो है वो एक ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। ठीक है, और ये चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। क्योंकि अब एक चैप्टर पूरा एक ही दिन में लेके चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जा रही है। वह कौन सी क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है? वह कौन सी क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है? तो है मूल्यांकन। ठीक है ना। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, तो सकारात्मक। शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, तो शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग क्या है? मापन एवं मूल्यांकन। दोनों ही शिक्षा प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं, मापन भी और मूल्यांकन भी। ठीक है, इसलिए मापन एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट है बालकों की उपलब्धि, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल का पता लगाया जाता है मापन एवं मूल्यांकन से। मीन्स मापन एवं मूल्यांकन के जरिए हम बालकों की उपलब्धि और उनके द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन निर्भर करता है। मूल्यांकन किस पर निर्भर करता है? मापन पर। ठीक है ना, मीन्स मापन पर ही मूल्यांकन की निर्भरता है। अगला पॉइंट है, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? तो रैमर्स एवं गेज का। ठीक है ना, रैमर्स एवं गेज का कथन है कि मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोठारी आयोग का कथन है। ठीक है, कोठारी आयोग का क्या कथन था मूल्यांकन के प्रति? मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। तो पहले भी जान लीजिए, आ चुका है। मूल्यांकन ही शिक्षा उद्देश्य को निर्धारित करता है। ठीक है ना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है? मूल्यांकन। नेक्स्ट है, घटना या तथ्य का मूल्यांकन निर्धारण होता है। तो घटना या तथ्य का मूल्यांकन निर्धारण होता है किससे? मूल्यांकन से। ठीक है, मूल्यांकन से घटना या तथ्य का मूल्यांकन निर्धारण होता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन से निर्धारित होता है। तो मूल्यांकन से क्या क्या निर्धारित होता है? विद्यार्थी का ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक मूल्य। मीन्स विद्यार्थी के तीनों प्रकार के मूल्य मूल्यांकन प्रक्रिया से निकाले जा सकते हैं। उसका ज्ञानात्मक, उसका भावात्मक, उसका क्रियात्मक मूल्य। ठीक है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है।
निर्णयात्मक, ये देखिए निर्णयात्मक लिख रहा है, दोनों को साथ में कर लीजिएगा क्योंकि टाइप करने में त्रुटि हुई है। निर्णयात्मक प्रक्रिया कहा जाता है, तो निर्णयात्मक प्रक्रिया जो है मूल्यांकन को ही कहा जाता है, ठीक है ना। मूल्यांकन को ही निर्णयात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, तो मूल्यांकन की आवश्यकता निर्णय लेने में होती है। किसमें? निर्णय लेने में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अगला जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मूल्यांकन होना चाहिए, तो मूल्यांकन बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है ना। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। नेक्स्ट है सरकारी प्रक्रिया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मूल्यांकन जो है कैसी प्रक्रिया है? सरकारी प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन का प्रथम सोपान है, तो मूल्यांकन का प्रथम सोपान चयन है। क्या है? चयन। मूल्यांकन का द्वितीय सोपान है, मूल्यांकन का द्वितीय सोपान क्या है? उद्देश्यों को लिखना, ठीक है ना। मूल्यांकन का प्रथम सोपान चयन है, मूल्यांकन का द्वितीय सोपान उद्देश्यों को लिखना है। और मूल्यांकन का तीसरा सोपान है अधिगम परिस्थितियों की पहचान, ठीक है ना। और मूल्यांकन का चतुर्थ सोपान है परीक्षणों का चुनाव। और मूल्यांकन का पांचवा सोपान है प्रविधि का प्रयोग एवं प्रमाणों का लेखा। और मूल्यांकन का अंतिम एवं छठा सोपान है प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या। तो मूल्यांकन के कुल 6 सोपान हैं, छठा ही अंतिम है। पहले सोपान को क्या कहते हैं? चयन कहते हैं। मूल्यांकन के दूसरे सोपान को उद्देश्यों को लिखना कहते हैं। मूल्यांकन के तीसरे सोपान को अधिगम परिस्थितियों की पहचान। मूल्यांकन के चौथे सोपान को परीक्षणों का चुनाव। मूल्यांकन के पांचवें सोपान को प्रविधि का प्रयोग एवं प्रमाणों का लेखा। मूल्यांकन के अंतिम या छठे सोपान को प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या कहते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य है, मीन्स मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उन्नति में सहायक, मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम में संशोधन, शिक्षार्थियों का वर्गीकरण, भविष्यवाणी करना, निदान अनुदेशन को प्रभावी बनाना, ठीक है ना। तो मूल्यांकन के इतने उद्देश्य हैं: उन्नति में सहायक, मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम में संशोधन, शिक्षार्थियों का वर्गीकरण, भविष्यवाणी करना, निदान अनुदेशन को प्रभावी बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है छात्र मूल्यांकन की प्रविधियां हैं, तो छात्र मूल्यांकन की कुल 3 प्रविधियां हैं, ठीक है। छात्र मूल्यांकन की कुल कितनी प्रविधियां हैं? 3। पहली प्रविधि है परिमाणात्मक प्रविधियां, दूसरी है लिखित परीक्षाओं द्वारा, तीसरी है प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा, ठीक है ना। पहली परिमाणात्मक प्रविधियां, दूसरी लिखित परीक्षाओं द्वारा, तीसरी प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा? ग्लेडिडस द्वारा, ठीक है ना, ग्लेडिडस द्वारा। मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग ग्लेडिडस द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों की तत्काल अभिव्यक्ति या क्रियाशीलता की जांच करना उद्देश्य है मौखिक परीक्षा का। मीन्स मौखिक परीक्षा के जरिए शिक्षार्थियों की तत्काल अभिव्यक्ति या क्रियाशीलता की जांच की जाती है। अगला है वर्तमान में मूल्यांकन की प्रचलित परीक्षा है, तो वर्तमान में आप देख ही रहे हैं, अभी हम लोग उसी में आते हैं। तो वर्तमान में मूल्यांकन की जो प्रचलित परीक्षा वो है लिखित परीक्षा, ठीक है। कौन सी? लिखित परीक्षा। अब ये भी है, लिखित परीक्षाएं होती हैं, तो लिखित परीक्षा आप दिए होंगे, तो उसमें किस किस टाइप के प्रश्न रहते हैं? वस्तुनिष्ठ,
अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और निबंधात्मक प्रश्न, जिसे आप दीर्घ प्रश्न कहते हैं, दीर्घ उत्तरी। ठीक है ना। लिखित परीक्षाएं कैसे संपन्न होती हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मीन्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, माने अति लघुत्तरी प्रश्न रहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं लघुत्तरी प्रश्न, और लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं दीर्घ उत्तरी या निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट है शिक्षार्थी के व्यवहारिक कार्य का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रायोगिक परीक्षा का। ठीक है, शिक्षार्थी के व्यवहारिक कार्य का मूल्यांकन करने के लिए किस परीक्षा का आयोजन किया जाता है? प्रायोगिक परीक्षा का। नेक्स्ट है प्रायोगिक परीक्षा द्वारा शिक्षार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। तो क्रियात्मक पक्ष वही है, भी व्यवहारिक कार्य वहाँ बात आई, वही क्रियात्मक पक्ष की जांच प्रायोगिक परीक्षा द्वारा की जाती। नेक्स्ट है गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो गुणात्मक मूल्यांकन कैसे किया जाता है? जांच सूची, स्तर माप, अवलोकन, घटनावृत्ति, व्यक्ति अध्ययन। ठीक है ना। गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है किसका? जांच सूची। कैसे? माने जांच सूची, स्तर माप, अवलोकन, घटनावृत्ति और व्यक्ति अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जांच सूची का विशिष्ट रूप है स्तर माप। जांच सूची का विशिष्ट रूप क्या है? स्तर माप। नेक्स्ट है विद्यार्थी या विद्यार्थी समूह के दैनिक व्यवहार को निश्चित अवधि में देखना तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना कहलाता है अवलोकन। देखिए इंपॉर्टेंट है, अवलोकन की डिफिनीशन पूछी जाती है। हालांकि जो ऑप्शनल वाले में रहेंगे, सीटेट, टेट या सुपर टेट, उनके लिए ये डिफिनीशन दे दी जाएगी, पूछ ली जाएगी कि क्या है ये। तो विद्यार्थी या विद्यार्थी समूह के दैनिक व्यवहार को निश्चित अवधि में देखना तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना अवलोकन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न परिस्थितियों में घटित शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार है घटना वृत्ति। ठीक है ना। विभिन्न परिस्थितियों में घटित शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार क्या है? घटना वृत्ति। नेक्स्ट है निदान एवं उपचार द्वारा समस्याओं का कारण एवं निवारण किया जाता है व्यक्ति अध्ययन में। निदान एवं उपचार द्वारा समस्याओं का कारण एवं निवारण किया जाता है किसमें? व्यक्ति अध्ययन में। नेक्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत में भाग्य का निर्माण इसके कक्षों में हो रहा है कथन है। ये शिक्षा आयोग 1964-66 का कथन है। ठीक है ना। भारत में भाग्य का निर्माण इसके कक्षों में हो रहा है कथन किसका है? शिक्षा आयोग 1964 से 66 का है। ठीक। अगला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वह संसार दोषपूर्ण है जिसके स्कूल दोषपूर्ण है। किसका कथन है? H.G. वेल्स का। ठीक है ना। H.G. वेल्स का क्या कथन है? वह संसार दोषपूर्ण है जिसके स्कूल दोषपूर्ण हैं। नेक्स्ट देखते हैं सार्थक भविष्यवाणी संभव है मूल्यांकन से। किससे? मूल्यांकन से। सार्थक भविष्यवाणी किससे संभव है? मूल्यांकन से। नेक्स्ट है मूल्यांकन होता है तो मापन के बाद ही मूल्यांकन होता है। ठीक है ना। मूल्यांकन कब संभव है? मापन के बाद। नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया में मापन एवं मूल्यांकन का योगदान है प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन के लिए। अधिगम प्रक्रिया में मापन एवं मूल्यांकन का योगदान है प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन के लिए। चलिए अगली टॉपिक देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी होती है? शिक्षक की। मूल्यांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक की। इम्पोर्टेंट है। शैक्षिक प्रक्रिया प्राणहीन है मापन एवं मूल्यांकन के अभाव में भी। बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया सीटेट में। ठीक है। मापन एवं मूल्यांकन के अभाव में कौन सी प्रक्रिया प्राणहीन है? शैक्षिक प्रक्रिया।
ये देखिए थोड़ा नेक्स्ट जो है गलत टाइप हो गया है। क्या है? मापन नियमानुसार वस्तु या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। यहाँ मापन लिख उठा है। ठीक, क्या होगा? मापन। मापन नियमानुसार वस्तु या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। किसका कथन है? करलिंगर महोदय का। ठीक है, किसका है? करलिंगर महोदय का। यहाँ आप बना लेंगे, यह है मापन। ठीक है, लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मापन का अर्थ है वस्तुओं को अंक प्रदान करना। मापन का क्या अर्थ है? वस्तुओं को अंक प्रदान करना। नेक्स्ट है मापन का सबसे निम्न स्तर है। तो मापन का सबसे निम्न स्तर नामिक प्रणाली है। ठीक है ना, नामिक प्रणाली क्या है? मापन का सबसे निचला स्तर, निम्न स्तर। नेक्स्ट है वस्तु या व्यक्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। तो नामिक मापनी में, किसमें? नामिक मापनी में वस्तु या व्यक्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है मापन का सबसे सरल स्तर है। तो मापन का सबसे सरल स्तर वर्गीकृत मापनी है। ठीक है ना, वर्गीकृत मापनी के जो है मापन का सबसे सरल स्तर है। नेक्स्ट है नामिक मापनी में सांख्यिकी प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है। तो नामिक मापनी में सांख्यिकी प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है किसमें? बारंबारता, प्रतिशत, अनुपात, बहुलक। किसका किसका? बारंबारता, प्रतिशत, अनुपात, बहुलक। नेक्स्ट है मापन का दूसरा स्तर है तो क्रमिक मापनी। क्या है? क्रमिक मापनी। इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे आपको बता दें ये 24वां-25वां वीडियो है और सभी वीडियो आप एक साथ देखना चाहते हैं तो आपकी सुविधा है तो हम डिस्क्रिप्शन में CDP की जो प्लेलिस्ट है माने बाल मनोविज्ञान की, वो उसकी लिंक डाल देते हैं जिससे आप डायरेक्टली सभी वीडियो सीरियल से चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मापन का तीसरा स्तर है अंतराल मापन। ठीक है, मापन का तीसरा स्तर क्या है? अंतराल मापन। नामिक और क्रमिक मापनी के गुण सम्मिलित होते हैं। नामिक और क्रमिक मापनी के गुण सम्मिलित होते कहाँ? अंतराल मापनी में। अगला है अंतराल मापनी को कहते हैं। तो अंतराल मापनी को क्या कहते हैं? समान अंतराल मापन। ठीक है ना, समान अंतराल मापन। नेक्स्ट है मापन का सबसे उच्च स्तर है अनुपात मापन। मापन का जो सबसे उच्च स्तर है वो क्या है? अनुपात मापन है। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है वास्तविक शून्य बिंदु होता है। ठीक है, क्या? शून्य बिंदु यहाँ संकेत के रूप में है। यहाँ जो है क्या होना चाहिए? शून्य बिंदु। ठीक है ना, वास्तविक शून्य बिंदु होता है अनुपात मापन में। ठीक है ना, वास्तविक शून्य बिंदु कहाँ होता है? अनुपात मापन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुपात मापन द्वारा मापन किया जाता है। तो अनुपात मापन द्वारा जो है भार, ऊंचाई एवं लंबाई का। ठीक है ना, अनुपात मापन द्वारा किसका किसका मापन होता है? भार, ऊंचाई एवं लंबाई का।
नेक्स्ट है अंतराल मापन का प्रयोग किया जाता है तो प्राकृतिक विज्ञान में, ठीक है ना, प्राकृतिक विज्ञान में जो है अंतराल मापन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो तुलनात्मक अध्ययन मापन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है मापन मदद करता है निर्देश तथा परामर्श। मापन किस में मदद करता है? निर्देश तथा परामर्श में। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहयोग करता है मापन, ठीक है ना। मापन जो है विद्यार्थियों के वर्गीकरण में भी सहयोग करता है। नेक्स्ट है जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन सत्र के मध्य में होता है तो उसे कौन सा मूल्यांकन कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है पेडागॉजी से रिलेटेड है, इस टाइप का सीटेट में ज़्यादा पूछा जाता है। जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन सत्र के मध्य में होता है तो उसे कौन सा मूल्यांकन कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन सत्र के अंत में, मध्य में हो तो रचनात्मक और अंत में होता तो उसे संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है ना। जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन जो है सत्र के अंत में होता है तो उसे संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन के पूरक हैं तो रचनात्मक मूल्यांकन का पूरक शब्द रचना मूल्यांकन है, ठीक है। शब्द रचना मूल्यांकन जो है वो रचनात्मक मूल्यांकन का पूरक है। अगला है किसी पुस्तक के ड्राफ्ट पर प्रतिपुष्टि है तो किसी पुस्तक के ड्राफ्ट पर प्रतिपुष्टि क्या है? निर्णयात्मक मूल्यांकन, ठीक है, निर्णयात्मक मूल्यांकन। अगला है कक्षा के अधिगम अनुभव की प्रभाव एवं उत्पादकता जांचने की विधि है शैक्षिक मापन। शैक्षिक मापन क्या है? कक्षा के अधिगम अनुभव की प्रभाव एवं उत्पादकता जांचने की एक विधि है। नेक्स्ट है किसी बालक द्वारा शैक्षिक परीक्षण के आधार पर पाए जाने वाले वास्तविक अंक तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाला अंतर क्या है? शैक्षिक मापन त्रुटि है। ये भी क्वेश्चन सीटेट में कई बार रिपीट हुआ है, याद रखिए। किसी बालक द्वारा शैक्षिक परीक्षण के आधार पर पाए जाने वाले वास्तविक अंक तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाला अंतर क्या है? शैक्षिक मापन। अब यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रेडिंग सिस्टम जो है लागू हुआ तो ग्रेडिंग सिस्टम लागू हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से, ठीक है ना। ग्रेडिंग सिस्टम लागू हुआ कब? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा का कार्यक्रम लागू हुआ तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा का कार्यक्रम 2005 में लागू हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा का कार्यक्रम कब लागू हुआ? 2005 में। नेक्स्ट है अंकों के स्थान पर ग्रेड बिंदुओं का प्रयोग होता है तो सतत मूल्यांकन में। किसमें? सतत मूल्यांकन में, ठीक है। अपने यहाँ भी जैसे हाई स्कूल की परीक्षाओं में देखेंगे तो ग्रेड सिस्टम लगा दिया गया 2005-06 के बाद, जो है 6 के बाद में असल यहाँ भी चालू हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो लास्ट वाला आप समझ ही गए, अंकों के स्थान पर ग्रेड बिंदुओं का प्रयोग होता है सतत व्यापक मूल्यांकन में, ठीक है। किसी वस्तु का आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता के साथ करता है मापन, ठीक है ना। किसी वस्तु का आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता के साथ करता है कौन? मापन। इकाइयां निश्चित नहीं होती हैं मापन की, ठीक है। जो शैक्षिक मापन है उसकी इकाइयां निश्चित नहीं होती। नेक्स्ट है, आप उसमें फिजिक्स वाला मत सोचिएगा कि उसमें मात्रक इकाई, ठीक है।
नियमित एवं निरंतर होने वाले मूल्यांकन हैं। तो नियमित एवं निरंतर होने वाले मूल्यांकन सतत मूल्यांकन होते हैं। ठीक है ना, सतत मूल्यांकन जो होते हैं हमेशा कंटिन्यू होते हैं। ठीक, और रेगुलर माने निरंतर होते रहते, कंटिन्यूटी में बनी रहती है। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है। तो किस पर? मापन पर। पाठ्य वस्तु जो है मापन पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट है उद्देश्य केंद्रित होता है। तो उद्देश्य मूल्यांकन पर। ठीक है, उद्देश्य किस पर केंद्रित होता है? मूल्यांकन पर। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मामीटर सप्ताह, महीना, दिन, घंटा, मिनट का मापन होता है। तो अंतराल मापनी द्वारा। ठीक है ना, अंतराल मापनी की जान लीजिए। अंतराल मापनी के उदाहरण है सब। थर्मामीटर सप्ताह, महीना, दिन, घंटा, मिनट का मापन अंतराल मापनी द्वारा। नेक्स्ट है केवल सूचना मिलती है या है निर्णय नहीं। तो मापन से जो है केवल सूचना मिलती है, निर्णय फाइनल डिसीजन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है प्रधानाचार्य द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण में मूल्यांकन होता है अध्यापक का। ठीक है, प्रधानाचार्य द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण में मूल्यांकन होता है किसका? अध्यापक का। नेक्स्ट है शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है छात्रों द्वारा प्राप्त परिणाम से। शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे होता है? छात्रों द्वारा प्राप्त परिणाम से। नेक्स्ट है शिक्षा की गुणवत्ता से निर्धारित होता है शिक्षा के विभिन्न लक्ष्य। शिक्षा की गुणवत्ता से क्या निर्धारित होता है? शिक्षा के विभिन्न लक्ष्य। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद अगर आई हो तो लाइक अवश्य करें, और अपने जो भी चाहे सीटेट, टेट, सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हों मित्र, उनको भी इस वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर यदि नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट जो भी होगी वैकेंसी से रिलेटेड, वो भी आपको इस चैनल पर तत्काल प्रभाव से मिल जाएगी। ठीक है, सभी प्रकार की सूचनाएं आपको इस चैनल पर शिक्षा से रिलेटेड सभी आपको मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। मुश्किल से अब 2, 4, 6 वीडियो और होंगे, और उसके बाद आपकी संपूर्ण सीडीपी जो मैं वादा करके चला था कि संपूर्ण सीडीपी आपको दूंगा, तो संपूर्ण सीडीपी आप केवल जितने वीडियो हैं वही पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।